हेलो जी, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मेमरान। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। ये व्लॉग भाई बहुत मुश्किल से बन रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे हैं और मुझे हर वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं भाई Q&A का आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई। तो भाई सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि न्यू ईयर आ गया था, उसमें छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा थी तो मैं घूमने चला गया हुआ था और उसकी वीडियोज़ वगैरह भी आपने देखी होंगी। तो भाई आपके Q&A का मैंने वादा किया था तो बोल तो नहीं सकता था ना। वीडियो मैंने 48 घंटे का वादा किया था कि 48 घंटे के बाद वीडियो मैं अनलिस्टेड कर दूंगा। तो वीडियो अनलिस्टेड कर दी थी मैंने। 48 घंटे के जो भी आपके क्वेश्चन थे वो इस मोबाइल में सेव है भाई। और इसके इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको जापान के बारे में इस वीडियो में आपको देता हूँ। पहला कमेंट जो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आया था वो था एक भाई का, तो उसे मैं पढ़ता हूँ। उसमें भाई ने पूछा, ब्रदर स्टूडेंट की एवरेज अर्निंग के बारे में बता दो कि एक स्टूडेंट पर मंथ कितना एवरेज पाकिस्तान भेज सकता है अपनी फैमिली को। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो सबसे एंड में दूंगा क्योंकि इसके बारे में अर्निंग का जो सबसे बड़ा लोग पूछते हैं इसके बारे में और भी एक दो क्वेश्चन होगा। तो ये सवाल जो सबसे एंड में बताऊंगा कि इसका क्या सही जवाब है। अच्छा भाई, अगला क्वेश्चन है, और अब कितने टाइम में जापानीज लैंग्वेज सीखी? जापानीज लैंग्वेज सीखने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज सोशल साइंस वालों को मिलना आसान है? लास्ट बट नॉट लीस्ट, इनिशियली खर्चा कितना आता है वहाँ लैंग्वेज स्कूल में? एडमिशन फीस से लेकर टिकट्स तक और रूम बुकिंग प्लस जॉब ढूंढने तक टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है? तो भाई साहब, इन भाई ने बहुत लंबा क्वेश्चन कर दिया। तो भाई मैंने पाकिस्तान में थोड़ी सी लैंग्वेज सीखी थी क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जापानीज स्कूल में, लैंग्वेज स्कूल में आपको एडमिशन लेने के लिए एक इंटरव्यू पास करना पड़ता है। तो मैंने तो सिर्फ बेसिक सी लैंग्वेज सीखी थी इंटरव्यू क्लियर करने के लिए। और भाई का अगला क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी सोशल साइंस वालों के लिए। भाई मुझे सोशल साइंस का इतना इल्म नहीं है, मैं सिर्फ लैंग्वेज स्कूल के बारे में बताऊंगा आपको कि लैंग्वेज स्कूल में आपने कैसे एडमिशन लेना है और यहाँ पे आगे फ्यूचर क्या है। तो कहते हैं जी, वहाँ लैंग्वेज स्कूल में एडमिशन फीस लेकर टिकट तक। भाई लैंग्वेज स्कूल की फ़ीस जो होती है वो तकरीबन 70 से 80 मान या 85 मान तक होती है क्योंकि डिफरेंट स्कूल है, डिफरेंट फीसिस है उनकी। तो मान को आप कन्वर्ट कर लें कितना होता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो जॉब ढूंढना और बुकिंग, जो रूम एक्सपेंडिचर है यहाँ पे, रूम का जो खर्चा है या रेंट वगैरह, उसके लिए अलहदा भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। और यहाँ पे तकरीबन कह लें कि जॉब ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप किसी अच्छे सिटी में आ रहे हैं, टोक्यो में आ रहे हैं, ओसाका में आ रहे हैं या नरीता में आ रहे हैं, किसी बड़े सिटी में आ रहे हैं, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है, शफी खान कर रहे हैं जी। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने बीए ऑनर पॉलिटिक्स साइंस और एलएलबी दोनों की है। मेरी एज 30 हो चुकी है। मेरे पास इजीएस्ट वे कौन सा है जापान में सेटल होने का? लैंग्वेज स्कूल के थ्रू या फिर मास्टर के थ्रू? प्लस लैंग्वेज सीखने के बाद क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर? मिनिमम कितना टाइम लगता है फैमिली स्पाउस के साथ वहाँ सेटल होने तक? भाई क्वेश्चन इतने इतने लंबे आ रहे हैं कि भाई क्या ही पूछूं बताऊं आपको। तो भाई आपने बीए किया हुआ है, सॉरी, बीए ऑनर पॉलिटिकल साइंस और एलएलबी दोनों किया हुआ है। भाई आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हो। तो भाई सीधी सी बात है, जापान में इन चीज़ों की कोई कदर नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर बीए आपने एलएलबी किया हुआ है तो वकील तो आप बन नहीं सकते बिना लैंग्वेज के। और दूसरा आपने किया हुआ है जी पॉलिटिकल साइंस में किया हुआ है। तो भाई साहब, पॉलिटिकल साइंस का भी आपका इधर कोई इतना कह लें कि फ्यूचर नहीं है। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे कुछ किसी काम की नहीं है आपके। आपको यहाँ पे अगर आपको वेल सेटल होना और अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आईटी की फील्ड में आप इधर आ जाएं तो बेहतर है क्योंकि यहाँ पे, और या किसी इंजीनियरिंग की फील्ड में आ जाएं। अगर आपके पास मास्टर होता है इंग्लिश में तो काफ़ी अच्छा होता क्योंकि आप यहाँ पे टीचिंग की जॉब कर सकते थे। और रही बात फैमिली के साथ सपोज यहाँ पे सेटल होने का, तो भाई यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है सेटल होने में क्योंकि आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास अच्छी जॉब है तो आप फैमिली को बुला सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे दूसरा, आप पढ़े लिखे बंदे हो तो यहाँ पे ना आइएगा काइंडली क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मजदूरी सख्त है और आपकी स्टडी के मतलब यहाँ पे जॉब मिलना मुश्किल है। अगला क्वेश्चन है अली हैदर भाई का। कहते हैं Q&A में मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई जापान में पार्ट टाइम जॉब क्या मिलना इजी है, और ये कि जापान आने से पहले क्या क्या सामान लेकर आए, उसके बाद जापान आते ही सबसे पहला कौन सा काम करें? तो भाई साहब, जापान, आपका क्वेश्चन माशाल्लाह अच्छा किया आपने। मैं आपको डिटेल बताता हूँ। पार्ट टाइम जॉब क्या मिलना इजी है? तो भाई जॉब यहाँ पे पार्ट टाइम मिलना इजी है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी अच्छी सिटी में आ जाते हैं। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जापान में पार्ट टाइम ख़ास तौर पे। तो जॉब यहाँ पे मिलती है, या तो आपको कहीं उबेंतो का काम मिल जाएगा, यानी कि एक फूड कंपनी है
जो कि फूड बनाते हैं जापानीज़, वही खाते हैं बेंतो। यहाँ पे घर में बनाने का काम ही रिवाज है। और दूसरा, जापान आने से पहले क्या सामान लेकर आएँ? तो सामान लेकर आना ज़रूरी है। आप अपने लिए शेविंग, अपनी शेविंग का सामान ले आएँ। और ज़रूरी सामान जब वो अपने क्लॉथ्स पाकिस्तान से ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ महंगे भी और सस्ते भी मिल जाते हैं। और स्पोर्ट शूज़ लेके आएँ अपने, और कुछ लेसिस के बगैर शूज़ लेके आएँ, क्योंकि जहाँ पे आपको लेसिस शूज़ में थोड़ा मसला होगा। लेसिस के बगैर शूज़ ले आएँ। और अपना थोड़ा बहुत जो मसाला जात आप पाकिस्तान से लेके आ सकते हैं वो ले आएँ, क्योंकि यहाँ के मसालों के जायके थोड़े से तब्दील है और आपको थोड़ा सा मसला होगा। और इसके अलावा पैसे ले आएँ जितने लेके आ सकते हैं। तो भाई अगला क्वेश्चन है जी मॉर्फियस का, कि भाई 2024 में जापान का स्टूडेंट वीज़ा की प्राइस रेंज क्या है और जॉब कैसे मिलेगी और मंथली अर्निंग कितनी है और आप किस सिटी में रहते हैं और मंथली सैलरी कितनी है? तो भाई सैलरी और अर्निंग सबसे एंड पे आप वीडियो को आपको सबको जवाब मिल जाएगा। और उसके पहले जो आपके क्वेश्चन है उसका मैं आंसर दे देता हूँ कि 2024 में स्टूडेंट वीज़ा की प्राइस रेंज क्या है। भाई स्टूडेंट वीज़ा की कोई प्राइस रेंज नहीं है, ये स्कूल की फ़ीस होती है जो आपने देनी होती है, और डिफरेंट स्कूल्स की डिफरेंट फीसिस है। तो मेरे ख्याल में अभी जो 2024 है उसमें आपकी जो स्टूडेंट की साल की फ़ीस है वो पाकिस्तानी 14-15 लाख के लगभग होगी। और बाकी आपकी टिकट्स होती हैं और आपका जो कंसल्टेंट होता है उसकी जो कंसल्टेंसी फीस होती है। और जॉब ऊपर कैसे मिलेगी और मंथली अर्निंग कितनी है? जॉब भाई इधर मिल जाती है, स्कूल वाले भी लगवाते हैं। और दूसरा आप कह लें कि जॉब, पार्ट टाइम जॉब जो मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं यहाँ पे। आप जब आएंगे जापान तो आपको मिल जाएगी। इट्स ओके। आगे जी अहमद का सवाल है जी, ब्रो लैंग्वेज स्कूल के बाद क्या कर सकते हैं? कोई जॉब वीज़ा मिलता है या फिर पाकिस्तान वापस? तो भाई ये आप पे डिपेंड करता है कि लैंग्वेज स्कूल के बाद आपने क्या करना है, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप अच्छे से सीख लाएंगे तो आप आगे सैनमन में जा सकते हैं। अगर लैंग्वेज सीखते सीखते आपने N2 तक N3 तक कर लिया तो आपको कंपनी में जॉब भी हो सकती है लैंग्वेज के अंदर अंदर ही। और दूसरा, अगर आपका 2 साल का लैंग्वेज का कोर्स मुकम्मल हो गया तो बाद में आपको सैनमन जाना पड़ेगा। सैनमन यानी कि टेक्निकल कॉलेज समझ लें, जहाँ पे आपको स्पेशल कोर्स करवाया जाता है। गाड़ियों का कर लें, होटलिंग का कर लें, IT का कर लें, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। और लैंग्वेज के बाद भी जॉब्स लोगों को मिल जाती हैं और लैंग्वेज के दरमियान भी जॉब्स मिल जाती हैं अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाए तो। हुसैन हैदर का क्वेश्चन है जी कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूँ, क्या जापान में जॉब इजीली मिलेगी और इसी के थ्रू लैंग्वेज कोर्स करके आऊँगा इंशाल्लाह? तो भाई डिजिटल मार्केटिंग सीखें आप, OEC के थ्रू आप लैंग्वेज कोर्स करके आ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है OEC आपको जॉब पे भी लगवाएगा, इधर कोई उनका होगा सिस्टम। क्योंकि OEC बंदों कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर बंदे जापान में, कोरिया में, जहाँ पे भी जाते हैं OEC के थ्रू जाते हैं। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो यहाँ पे जापान में उसका स्कोप है, लेकिन उसके लिए आपको जापानीज़ लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जापान में कुछ काम ऐसे हैं जो जापानीज़ लैंग्वेज के बगैर आप नहीं कर सकते। तो अल्लाह करे आप आएँ, दुआ है मेरी। अशफाक अजहर गुमान साहब क्वेश्चन पूछते हैं जी कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन COE के बारे में है और गक्को का इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बताएं। तो भाई COE वो चीज़ होती है जो आपको तब आता है जब आपने फ़ीस जमा करवानी होती है। जब आप स्कूल की फ़ीस जमा करवाते पहले आपको कॉपी जाती है उसकी, तो गक्को कहता है जी आपका एडमिशन हो गया, हम आपको CO की कॉपी भेज रहे हैं, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी उसे बोलते हैं। उसकी कॉपी आपको जाती है, तस्वीर कह लें। तो कहते हैं जी आपका एडमिशन हो गया, COE हम आपको तब भेजेंगे तब जब आप हमारे स्कूल की फ़ीस जमा करवा देंगे। तो जब आप स्कूल की फ़ीस जमा करवाते हैं तो आपका जो ओरिजिनल COE है वो आपके जो एड्रेस है उस पर DHL आ जाता है। और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन था कि इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बताएं। तो भाई सब इंटरव्यू ये है कि आप 2-3 मंथ अगर लैंग्वेज पढ़ लें बेसिक वहाँ पे, तो आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा 2-3 मंथ के अंदर। ये बेसिक जो इंटरव्यू होता है वो सिर्फ आपका पूछना होता है, आपकी क्वालिफिकेशन पूछनी होती है, आप जापान क्यों आना चाहते हैं और आपकी फैमिली के कितने मेंबर्स हैं, आपकी एज कितनी है और आपकी तालीम कितनी है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में। तो अगर आप बेसिक लैंग्वेज 2 या 3 मंथ पढ़ लें तो आपको इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है जी डेली लाइफ गैजेट्स का, कि कैश पे जॉब मिल जाती है और सेफ है लेना? हर जगह कोई ना कोई हल होता है, किसी ना किसी मजबूरी का, किसी ना किसी मुश्किल का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। तो कैश पे जॉब मिलती है और सेफ़ है या नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बंदे से ले रहे हैं। यहाँ पे वैसे ये है कि जो बंदे ज़ुबान करते हैं वो ज़ुबान पे रहते हैं, यहाँ पे वो नहीं है। अगर आपको कैश का कहा है तो आपके डॉक्यूमेंट्स आगे नहीं भेजेंगे, वो कैश पे ही देते हैं।
ये लोगों की बातें होती हैं कि भाई कैश पे कर रहे हैं लेकिन रिस्क है, वैसा कुछ नहीं होता, कैश पे जॉब मिलती है तो सेफ है भाई, सेफ है, कुछ भी नहीं होता। अगला क्वेश्चन है जी गुज्जर का बयामर मैट्रिक पास आ सकता है कि नहीं। भाई मैट्रिक पास नहीं आ सकता, आपको एफए का मुस्कम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है यार भाई सबसे पहले तो सलाम, मेरा नाम जिशान है भाई, कोई फ्री का तरीका नहीं है और लैंग्वेज कोर्स पे क्या खर्चा आता है, मंथ की क्या फीस है, कब अब कम से कम 40 लाख से कम चल जाएगा या ज़्यादा पैसे चाहिए, थैंक्स भाई। तो भाई 40 लाख काफ़ी है, ये बहुत ज़्यादा है। फ्री का कोई तरीका मुझे पता नहीं फिलहाल, अगर होगा तो ज़रूर वीडियो बनेगी इंशाल्लाह। फ्री आप जापान में कैसे आ सकते हैं, और दूसरा आप ओईसी के थ्रू भी आ सकते हैं कि नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं बता के ढूंढ के बताऊंगा कि आप ओईसी के थ्रू आ सकते हैं कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। और लैंग्वेज कोर्स पे कितना खर्चा आता है, मंथ की क्या फीस है। तो भाई साल की फीस जो है वो हमारी तकरीबन 14 से 15 लाख, 13 से 14 लाख या 15 लाख तक होती है। डिफरेंट स्कूल की डिफरेंट फीसेज होती हैं, तो आप डिवाइड कर लें मंथ की कितनी बनती है। तो एक साल की फीस आपने देखे आनी है, 6 मंथ के भी कुछ स्कूल लेते हैं, वो देखे आनी है। तो 40 लाख बहुत ज़्यादा है, ये 30 तक आपका काम इजीली 30 से नीचे हो जाता है। तो भाई हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि 2-3 क्वेश्चन आए हैं इसके रिलेटिव ही, कि भाई अर्निंग क्या है पाकिस्तान, हम घर वालों को कितने पैसे भेज सकते हैं, और बला बला बला। तो अर्निंग की बात करते हैं, हमारा बेसिक जो क्वेश्चन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आता है कहीं पे भी या बंदा जाता है, तो सबसे बेसिक हमारा क्वेश्चन यही होता है कि भाई कमाएंगे कितना और बचाएंगे कितना। तो भाई यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जापान में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, लैंग्वेज वीज़ा पे, तो आप जो लीगल काम करके कमा सकते हैं वो है जी आपका 10 से 12 मान, ठीक है, जो कि हमें 28 घंटे एक हफ्ते के देते हैं, और 10-12 मान या 13 मान या 13 मान तक ज़्यादा से ज़्यादा हम लीगली कमा सकते हैं। और एक मान होता है 10,000 येन का, और 10,000 येन मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि पाकिस्तानी 20,000 मल्टीप्लाई बाई 13 यानी कि 2,60,000 पाकिस्तानी हम लीगली यहाँ पे कमा सकते हैं। और अगर आप दूसरे तरीके से जाते हैं, क्योंकि हमें इजाज़त है 28 घंटे की, और लड़के यहाँ पे 6-6 दिन भी कर लेते हैं, 7-7 दिन भी कर लेते हैं। वो आपकी मेहनत, आप कितना काम कर सकते हैं और आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, आप कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं। तो यहाँ पे मिनिमम जो बंदा कमाता है वो कमाता है जी 12-13 मान तक, और मैक्सिमम अगर आप 6 दिन काम करते हैं तो आप कमा लेते हैं 25-26 मान तक, यानी कि 20 से अब चले जाते हैं आप, यानी पाकिस्तानी 5 के अबव, 5 के नियरेस्ट। तो ये यहाँ पे अर्निंग की सिचुएशन है। और आपका क्वेश्चन था कि पाकिस्तान हम घर में क्या बेच सकते हैं। तो भाई आपके डिपेंड करता है कि आपने क्या बेचना है, क्योंकि आपने अपने अगले साल की फ़ीस भी बचानी है, और अपना यहाँ पे रहना भी है, आपका एक्सपेंसेस हैं रहाइश के, खाने के, उसके अलावा बिजली, गैस, सिटी टैक्स, एवरीथिंग। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने घर में कितने भेजने हैं और यहाँ पे कितने रखने हैं। तो ये सारा आपने माइंडसेट पहले बनाना है कि अपने साल की फ़ीस भी हमने जमा करनी है अगले साल की, और बाकी खर्चाजात भी निकालने हैं। तो पाकिस्तान में बेसिकली बंदा कह लें कि 10 माह तक इजीली बेच सकता है, वो भी 5-6 माह। उसके अलावा बाद में आपको अपना फ़ीस भी जमा करनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है इन चीज़ों को। तो ये थी हमारी Q&A वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है हर बंदे का, हर क्वेश्चन का हर लिहाज से जवाब देने की। तो नेक्स्ट व्लॉग तक, नेक्स्ट वीडियो तक मोहम्मद आमर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।